देखिए, इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें या लड़ाइयां रटना नहीं होता। असल में ये कहानी है उन लोगों की जिनकी एक सोच ने, एक महत्वाकांक्षा ने बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दे दिया। तो आज हम भारत के कुछ सबसे महान राजवंशों के संस्थापकों की कहानियों में उतरेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक साम्राज्य की नींव रखी कैसे जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक साम्राज्य की शुरुआत होती कैसे है। क्या ये बस एक बड़ी जंग जीत लेने से हो जाता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति, कुछ बहुत ही साहसी फैसले और हाँ, कभी-कभी तो किस्मत का भी बड़ा खेल होता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारे सामने ये जो नक्शा है ना, ये सिर्फ लकीरों का खेल नहीं है। ये उन संस्थापकों की सोच और ताकत का नतीजा है। हर सीमा, हर राज्य की कहानी किसी एक इंसान के सपने या उसके रणनीति से शुरू हुई, जिसने सचमुच इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ दी। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। वो जमाना जब पहले महान साम्राज्यों की नींव रखी जा रही थी। आइए मिलते हैं उन शुरुआती आर्किटेक्ट से। अच्छा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ शुरुआती राजवंशों के संस्थापकों को। हर्यक वंश के बिंबिसार, जिन्होंने मगध को एक असली पावर सेंटर बनाया। फिर आते हैं नंद वंश के महापद्म नंद, जिन्हें तो भारत का पहला एम्पायर बिल्डर भी कहा जाता है। और जाहिर है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य की नींव डाली। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन एक बात समझनी होगी, साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बनते। उस जमाने में एक और बड़ा शक्तिशाली हथियार था, और वो था विवाह। बिंबिसार और गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम जैसे शासकों ने इस बात को खूब समझा। उन्होंने लिच्छवियों जैसे ताकतवर परिवारों में शादी करके अपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया और अपने राज्य को मजबूत किया। यह सिर्फ एक शादी नहीं, एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। चलिए अब इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे दौर में जहां कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी। सोचिए, मध्ययुगीन भारत एक शतरंज की बिसात जैसा था, जहां कई क्षेत्रीय राजा अपनी अपनी चालें चल रहे थे और हर किसी की नजर बादशाह बनने पर थी। और इस दौर की जो सबसे बड़ी कहानी है वो है त्रिपक्षीय संघर्ष। जरा सोचिए, तीन तीन बड़ी शक्तियां, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, एक शहर कन्नौज पर कब्जे के लिए लगभग 150 सालों तक लड़ती रहीं। भाई, कन्नौज उस वक्त सत्ता का केंद्र था, और जिसने उसे जीता, समझिए उत्तर भारत पर उसी का दबदबा कायम हो गया। तो ये थे इस महामुकाबले के तीन मेन प्लेयर्स। पश्चिमी भारत से नागभट्ट प्रथम के गुर्जर प्रतिहार, पूर्व से गोपाल के पाल और दक्कन से दंती दुर्ग के राष्ट्रकूट। तीनों ने अपने अपने राजवंशों की शुरुआत की और तीनों की नज़र एक ही इनाम पर टिकी थी, कन्नौज का सिंहासन। अब इनमें से दंती दुर्ग की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो पहले चालुक्यों के ही सामंत हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने ही मालिकों को चुनौती दे दी और उन्हें हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर डाली। ये दिखाता है कि कैसे एक ही सिस्टम के अंदर से नई शक्तियां जन्म लेती हैं। और ये सिर्फ तीन ही दावेदार नहीं थे। इसी दौर में चौहान, चंदेल और दक्षिण में विजयालय के नेतृत्व में शक्तिशाली चोलों का उदय हो रहा था। मतलब मध्ययुगीन भारत का नक्शा लगातार बदल रहा था। ये एक ऐसा दौर था जहां महत्वाकांक्षी लोगों के लिए मौकों की कोई कमी नहीं थी। कोई भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकता था। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। हम एक ऐसे युग में आ रहे हैं जहां सत्ता का केंद्र दिल्ली बन गया। ये था दिल्ली सल्तनत का उदय। दिल्ली की गद्दी पर एक के बाद एक 5 वंशों ने राज किया। ये सिलसिला 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश से शुरू हुआ और करीबन 300 साल बाद लोदी वंश पर जाकर खत्म हुआ। हर संस्थापक अपने साथ एक नई कहानी, एक नया दौर लेकर आया। अब देखिए, सिंहासन तक पहुंचने का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं होता। एक तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक को देखिए, एक गुलाम से सुल्तान बन गए सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर। और दूसरी तरफ है जलालुद्दीन खिलजी। वो एक मंझे हुए जनरल थे। मौका देखा, कमजोर सुल्तान को हटाया और गद्दी पर कब्जा कर लिया। मतलब एक ने वफादारी और हुनर से सिंहासन पाया, तो दूसरे ने तलवार के जोर से। मंजिल एक, रास्ते बिल्कुल अलग। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक बड़ी मशहूर बात है कि वो अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे, यानी लाखों का दान देने वाला।
इससे पता चलता है कि एक शासक की पहचान सिर्फ उसकी सैन्य ताकत से ही नहीं, बल्कि उसके काम और उसकी छवि से भी बनती है। और फिर जब खिलजी वंश कमजोर पड़ा तो एक और मौका परस्त सामने आए, गाजी मलिक। उन्होंने राजनीतिक उथल-पुथल का पूरा फायदा उठाया, सत्ता अपने हाथ में ली और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से एक नए वंश की शुरुआत कर दी, तुगलक वंश। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे एक साम्राज्य का अंत दूसरे की शुरुआत बन जाता है। तो इन सारी कहानियों को सुनने के बाद हम क्या सीखते हैं? इन सभी राजवंशों के संस्थापकों ने आखिर पीछे क्या छोड़ा? उनकी विरासत क्या है? तो अगर साम्राज्य बनाने की कोई रूल बुक होती तो उसमें क्या लिखा होता? हमने देखा है, सैन्य जीत से इलाके जीतो, रणनीतिक गठबंधनों से साथी बनाओ, जब कोई शासक कमजोर हो तो उस पावर वैक्यूम को भर दो और अगर जरूरत पड़े तो मौजूदा शासक को उखाड़ फेंको। यही वो 4 मुख्य रणनीतियां थीं जिनसे इतिहास के ये महान साम्राज्य खड़े हुए। तो अंत में सवाल यही बचता है, क्या सत्ता का खेल आज भी इन्हीं नियमों पर चलता है? हो सकता है तरीके बदल गए हों, लेकिन क्या महत्वाकांक्षा, रणनीति और मौके की तलाश का जो मूल स्वभाव है, वो आज भी वही है? ये कहानियां सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि ये सत्ता और सियासत की साइकोलॉजी को समझने का एक आईना है।